वेलकम टू डीएन एकेडमी। आज हम इतिहास के एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां एक कहानी खत्म हो रही है और दूसरी शुरू होने को है। एक तरफ दिल्ली की सल्तनत जो 300 सालों से हिंदुस्तान पर हुकूमत कर रही थी, वो अंदरूनी कलह और एक अलोकप्रिय सुल्तान की वजह से कह सकते हैं कि खोखली हो चुकी थी। और दूसरी तरफ मध्य एशिया की धूल में भटकता एक शहजादा जिसके पास खोने को कुछ नहीं था, लेकिन जीतने के लिए पूरी दुनिया थी। हाँ, और आज हम इसी उथल-पुथल की कहानी में गहरे उतरेंगे। ये सिर्फ दो सेनाओं की टक्कर नहीं थी, बल्कि ये दो दुनियाओं का टकराव था। तो हम देखेंगे कि दिल्ली सल्तनत अपने आखिरी दिनों में कैसी दिख रही थी। बिल्कुल, और वो कौन सी वजह थी जिन्होंने मध्य एशिया के एक बेदखल राजकुमार बाबर के लिए हिंदुस्तान के दरवाजे खोल दिए। तो चलिए इस कहानी को खोलते हैं जो लोधी वंश के आखिरी दौर से शुरू होती है और हमें उस शख्स के शुरुआती संघर्ष तक ले जाती है जिसने हिंदुस्तान का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। तो शुरुआत करते हैं दिल्ली सल्तनत के आखिरी शासकों यानी लोधी वंश से। सैयद वंश के बाद 1451 में दिल्ली की गद्दी पर लोधी वंश का कब्जा हुआ। हाँ, सैयद वंश के आखिरी कमजोर शासक थे अलाउद्दीन आलम शाह। उनके बाद लोधी आए और यहाँ एक बहुत बड़ा बदलाव आया जिसे अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं। क्या? वो ये कि लोधी वंश के शासक अफगानी मूल के थे, जबकि उनसे पहले के ज्यादातर सुल्तान तुर्क थे। अच्छा, तो इस बात का क्या कोई खास असर पड़ा? मतलब शासक का तुर्क या अफगान होने से सल्तनत की राजनीति पर क्या फर्क पड़ता था? अरे बहुत बड़ा फर्क। देखिए, तुर्क शासक एक तरह की सैन्य तानाशाही चलाते थे, जहां सुल्तान सबसे ऊपर होता था। लेकिन अफगान कबीलाई व्यवस्था में यकीन रखते थे। वहां सुल्तान को बराबर वालों में पहला माना जाता था। मतलब वो खुद को बाकियों से ऊपर नहीं समझता था। बिल्कुल। बहलोल लोदी, जो इस वंश का संस्थापक था, अपने सरदारों के साथ कालीन पर बैठता था ताकि उन्हें बराबरी का एहसास हो। हाँ। लेकिन इसी बदलाव ने पुराने तुर्क अमीरों और नए अफगान सरदारों के बीच एक अंदरूनी खींचतान भी पैदा कर दी। और यही खींचतान बाद में सल्तनत के लिए घातक साबित हुई होगी। एग्जैक्टली। ये तो वाकई एक अहम नुक्ता है। तो बहलोल लोदी के बाद गद्दी पर आया सिकंदर लोदी, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो इस वंश का सबसे काबिल सुल्तान था। इसमें कोई शक नहीं है। सिकंदर लोदी एक काबिल प्रशासक था, लेकिन उसका एक और पहलू था जो बहुत दिलचस्प है। कौन सा? वो एक कवि था। अच्छा। हाँ, और गुलरुखी के नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। वाह, सोचिए एक सुल्तान जो दिन में सल्तनत चला रहा है वो रात में गुलरुखी के नाम से नज़में लिख रहा है। और उसी के दौर में एक और बड़ी घटना हो रही थी। 1498 में वास्को डी गामा भारत के तट पर पहुंचा। राइट। मतलब एक तरफ यूरोप भारत के लिए समुद्री रास्ता खोज रहा था और दूसरी तरफ दिल्ली में एक कवि सुल्तान राज कर रहा था। लेकिन सिकंदर लोदी का सबसे बड़ा काम शायद आज भी हमारी आंखों के सामने है। बिल्कुल। आज का आगरा शहर, जिसे दुनिया ताजमहल की वजह से जानती है, उसकी नींव 1504 में सिकंदर लोदी ने ही रखी थी और उसने इसका नाम सिकंदराबाद रखा था। पर सवाल ये है कि उसे एक नए शहर की जरूरत क्यों पड़ी? दिल्ली तो सदियों से राजधानी थी। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक मूव था। दिल्ली पुराने तुर्क अमीरों का गढ़ बन चुकी थी, जहां साजिशें चलती रहती थी। अच्छा। आगरा में एक नई राजधानी बनाकर सिकंदर ने न सिर्फ एक नया पावर सेंटर बनाया, बल्कि वहां से ग्वालियर, राजपूताना और पूर्वी राजस्थान के राज्यों पर भी बेहतर नियंत्रण हासिल कर लिया। तो 1506 में उसने अपनी राजधानी पूरी तरह दिल्ली से आगरा शिफ्ट कर दी। हाँ। मतलब ये सिर्फ शहर बसाना नहीं था, बल्कि सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत करने का एक तरीका था। उसने प्रशासन में भी तो कुछ सुधार किए थे, गजे सिकंदरी जैसा कुछ। हाँ, उसने जमीन नापने के लिए एक नया पैमाना शुरू किया, जिसे गजे सिकंदरी कहते थे। ये करीब 30 इंच का एक गज था, जिसने भूमि कर प्रणाली को ज्यादा सटीक और व्यवस्थित बना दिया। और उसका नाम दिल्ली की मशहूर कुतुब मीनार से भी जुड़ता है। ऐबक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक की तरह सिकंदर लोदी ने भी उसकी मरम्मत करवाई थी। तो सिकंदर लोदी ने आगरा बसाया, प्रशासन सुधारा, लेकिन वो अपने पीछे एक मजबूत सल्तनत नहीं छोड़ पाया। उसकी मौत के बाद गद्दी पर बैठा उसका बेटा इब्राहिम लोदी। और यहीं से सल्तनत के पतन की आखिरी गिनती शुरू हो गई। इब्राहिम लोदी के पास ना तो अपने पिता जैसी दूरदर्शिता थी और ना ही व्यवहार कुशलता। कैसा था वो? एक बहुत ही घमंडी और शक्की मिजाज का सुल्तान। उसने अपने पिता की अफगान सरदारों को साथ लेकर चलने की नीति को पूरी तरह पलट दिया। उसे लगता था कि सुल्तान को किसी के बराबर नहीं बल्कि सबसे ऊपर होना चाहिए
और इसी सोच ने उसे अपने ही लोगों का दुश्मन बना दिया। और उसका सबसे बड़ा टकराव तो मेवाड़ के राणा सांगा से हुआ था। हाँ, 1517-18 में खतौली का युद्ध हुआ। इसमें राणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को बुरी तरह हराया, लेकिन उसे जिंदा छोड़ दिया। हाँ, राणा सांगा ने उसे हरा दिया लेकिन उसे जिंदा छोड़ दिया। और ये एक ऐसा फैसला था जिसका असर हिंदुस्तान के भविष्य पर बहुत गहरा पड़ना था। और सिर्फ राणा सांगा ही नहीं, इब्राहिम लोधी तो अपने ही सरदारों के लिए एक मुसीबत बन गया था। बिल्कुल, उसने कई बड़े और वफादार अफगान सरदारों को सिर्फ शक के आधार पर मरवा दिया। इससे बाकी सरदारों में डर और नाराजगी फैल गई। और यही नाराजगी बाबर के लिए हिंदुस्तान का दरवाजा बनी। एग्जैक्टली। पंजाब के गवर्नर दौलत खान लोधी, जो इब्राहिम के बर्ताव से तंग आ चुका था, और इब्राहिम के अपने चाचा आलम खान लोधी, जो खुद दिल्ली की गद्दी चाहता था। मतलब घर के भेदी ने ही दरवाजा खोल दिया। उन्हें लगा होगा कि बाबर आएगा, इब्राहिम को हटाएगा, कुछ लूटपाट करेगा और वापस चला जाएगा। उन्होंने यही सोचा था। उन्हें अंदाजा भी नहीं था कि वो किसी लुटेरे को नहीं बल्कि हिंदुस्तान के अगले बादशाह को बुला रहे हैं। और यहीं से कहानी का रुख बाबर की तरफ मुड़ता है। तो अब उस शख्स की बात करते हैं जिसे बुलाया जा रहा था, ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। उसकी विरासत ही अपने आप में एक कहानी है। बिल्कुल। एक मिनट, तैमूर और चंगेज खान, ये तो इतिहास के दो सबसे बड़े और क्रूर आक्रमणकारी माने जाते हैं। हाँ, और बाबर दोनों का वंशज था। उसके पिता उमर शेख मिर्जा तैमूर लंग के 5वें वंशज थे और उसकी माँ कुतलुग निगार खानम चंगेज खान की 14वीं वंशज थीं। तो मतलब ये विरासत उसके लिए गर्व का विषय भी थी और एक बोझ भी। बिल्कुल, वो खुद को तैमूर का वारिस मानता था और उसी की तरह एक बड़ा साम्राज्य बनाना चाहता था। उसका बचपन कैसा था? क्या वो किसी शहजादे की तरह पला बढ़ा? बिल्कुल नहीं। उसके पिता की मौत के बाद वो सिर्फ 11 साल की उम्र में 1494 में फरगना का शासक बना। लेकिन उसका शुरुआती जीवन वो लगातार जंग, हार और भटकने में बीता। अच्छा। वो कभी समरकंद जीतता तो कुछ ही महीनों में उसे खो देता। उसका सबसे बड़ा दुश्मन था शैबानी खान, एक उज़्बेक सरदार जो बहुत ताकतवर था। और शैबानी खान ने तो उसे एक बहुत बड़ी व्यक्तिगत चोट भी पहुंचाई थी। हाँ, सरायपुल की युद्ध में शैबानी खान ने बाबर को बुरी तरह हराया था। और ये सिर्फ एक सैनिक हार नहीं थी, ये एक व्यक्तिगत जख्म था। क्या हुआ था? उसने बाबर की बड़ी बहन खानजादा बेगम को भी अगवा कर लिया और बाद में उससे जबरदस्ती शादी कर ली। ओह, ये तो बहुत बड़ी बेइज्जती थी। मतलब आपका राज भी गया और आपके परिवार की इज्जत भी। इस एक घटना ने जरूर बाबर के मन में शिवानी खान के खिलाफ एक कभी ना बुझने वाली आग जला दी होगी। बिल्कुल। बाबर सालों तक मध्य एशिया में मारा फिरता रहा। कभी पहाड़ियों में छिपता तो कभी किसी छोटी मोटी जीत से गुजारा करता। यही वो दौर था जिसने उसे एक मजबूत और अनुभवी योद्धा बनाया। तो एक हारा हुआ भटकता हुआ शहजादा हिंदुस्तान का बादशाह बनने के रास्ते पर कैसे आया? 1507 में उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। क्या? उसने अपने पुरखों की उपाधि मिर्जा, जिसका मतलब होता है राजकुमार, उसको त्याग दिया और पादशाह की उपाधि अपनाई। बादशाह? हाँ, ये सिर्फ नाम बदलना नहीं था, ये ऐलान था कि अब वो किसी के अधीन नहीं है, वो खुद एक संप्रभु बादशाह है। ये उसके इरादों को दिखाता है कि वो अब सिर्फ फरगना वापस पाने के लिए नहीं बल्कि एक साम्राज्य बनाने के लिए लड़ रहा था। और फिर कहानी में वो मोड़ आता है जो किसी फिल्म जैसा लगता है। उसका सबसे बड़ा दुश्मन शैबानी खां किसी तरह उसकी सेना में आ जाता है। हाँ, हुआ ये कि शैबानी खान की अपने राजा से किसी बात पर अनबन हो गई थी और उसे भागना पड़ा। वो एक काबिल योद्धा था तो वो पनाह और काम की तलाश में बाबर के पास पहुंचा। बाबर हैरान रह गया होगा। बिल्कुल, जिस आदमी ने उससे सब कुछ छीन लिया था आज वही उसके सामने खड़ा था। तो बाबर के दिमाग में क्या चल रहा होगा? क्या उसने सीधे ही उस पर भरोसा कर लिया? नहीं, बाबर बहुत चालाक था। उसने पहले शैबानी खान को परखा होगा, लेकिन वो ये भी जानता था कि ये एक ऐसा मौका है जो दोबारा नहीं मिलेगा। उसने शैबानी खान से सिर्फ उसकी वफादारी नहीं मांगी बल्कि उसका सबसे बड़ा राज भी मांग लिया। हाँ, वो राज जिसने बाबर को सालों तक हराया था। उसने पूछा, तुम मुझे हमेशा हराते कैसे थे? तुम्हारी ताकत का राज क्या है? और शैबानी खान ने उसे वो तकनीकें सिखाई जिन्होंने हिंदुस्तान का इतिहास बदल दिया। हाँ, उसने बाबर को 2 चीजें सिखाई। पहली थी तुलुगमा युद्ध पद्धति। तुलुगमा? ये क्या है? ये मंगोलों की एक क्लासिक चाल थी। सोचिए, आप एक बड़ी सेना से सामने लड़ रहे हैं और अचानक आपके दाएं बाएं से और फिर पीछे से घुड़सवारों की तेज टुकड़ियां घूमकर हमला कर दें। तो आपकी सेना का अनुशासन टूट जाएगा? भगदड़ मच जाएगी।
ये दुश्मन को सिर्फ मारती नहीं बल्कि उसके हौसले को पूरी तरह तोड़ देती है। और दूसरी तकनीक तो इससे भी ज्यादा विनाशकारी थी। वो थी तोपों का इस्तेमाल, यानी आर्टिलरी। शैबानी खान ने तोपों की ये तकनीक फारस यानी ईरान से सीखी थी। उसने बाबर को सिखाया कि तोपों को कैसे गाड़ियों के पीछे सुरक्षित रखकर एक लाइन में खड़ा किया जाता है और दुश्मन के हमले के वक्त उन पर कैसे एक साथ आग उगली जाती है। कितनी अजीब बात है, बाबर ने भारत को जीतने का सबसे बड़ा हथियार अपने सबसे बड़े दुश्मन से ही सीखा। तो अब तस्वीर साफ हो रही है। एक तरफ दिल्ली में इब्राहिम लोधी अपने ही सरदारों को दुश्मन बना रहा है, उसके सरदार बाबर को न्योता भेज रहे हैं, और दूसरी तरफ बाबर तुलुगमा और तोपखाने जैसे नए हथियारों से लैस होकर तैयार बैठा है। बिल्कुल। अब बाबर के पास हिंदुस्तान आने का एक जायज कारण भी था, दौलत खान का न्योता, और जीतने के लिए जरूरी साधन भी। दिल्ली सल्तनत का पतन और मुगल साम्राज्य का उदय अब बस कुछ ही सालों की बात थी। तो आज हमने देखा कि कैसे लोधी वंश, खासकर इब्राहिम लोधी की राजनीतिक गलतियों और अंदरूनी बगावत ने दिल्ली सल्तनत की नींव को खोखला कर दिया था। और दूसरी तरफ हमने बाबर के शुरुआती संघर्ष, उसकी हार से सीखने की काबिलियत और उसकी उस तैयारी को समझा जिसने मुगल साम्राज्य की नींव रखी। ये कहानी सिर्फ हार और जीत की नहीं है। नहीं, ये तकनीक, रणनीति और मौके का फायदा उठाने की भी है। बाबर की तोपों और उसकी तुलुगमा युद्ध नीति ने भारतीय उपमहाद्वीप में युद्ध का तरीका हमेशा के लिए बदल दिया। तो ये सल्तनत की पुरानी हाथियों और तलवारों वाली सेना पर नई तकनीक की जीत थी। हाँ, कह सकते हैं। बिल्कुल। और अंत में हमारे सुनने वालों के लिए सोचने के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर राणा सांगा ने खतौली के युद्ध में इब्राहिम लोधी को माफ करने के बजाय उसे मारकर दिल्ली पर कब्जा कर लिया होता तो क्या होता? तब बाबर का सामना एक कमजोर और अंदर से टूटी हुई सल्तनत से नहीं, बल्कि मेवाड़ के नेतृत्व में एक मजबूत राजपूत संघ से होता। तो ऐसे में हिंदुस्तान का इतिहास कैसा होता?